हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर। तो ये वीडियो में आपको मेजरली मेंस में डेटा को कोट करने में हेल्प मिलेगी या पॉइंटर्स लेने के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो ऑल द डेटा दैट हैज़ बीन टेकन या जो जितना भी डेटा लिया गया है ये PIB की वेबसाइट से लिया गया है, सरकारी वेबसाइट से लिया गया है। सो इट इज़ 110% ऑथेंटिक। मेंस के अलावा प्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी आपको ये डेटा हेल्प करने वाला है, ताकि आप अपने नोट्स में जितना भी डेटा वाइज आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है उसमें से फटाफट जॉट डाउन भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हो सकता है प्री में आपसे इससे स्टेटमेंट्स को फ्रेज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, सो टू बिगिन विद थोड़ा सा FCI के बारे में बात कर लेते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, किसके अंदर है? मिनिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, राइट। अब फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये एजेंसी का मेजरली काम क्या है? FCI का काम क्या है कि एग्जीक्यूट कराएगी वो फूड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड FCI एक मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, या आप कह सकते हैं ऐसी नोडल एजेंसी है जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, या आप कह सकते हैं जहाँ पे सारे डिसीजंस जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन पर्टिकुलर, तो उनकी परचेज से लेकर उनके सेल तक, जिसमें इंक्लूड हो रहा है परचेज, स्टोरेज, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारा कौन मैनेज कर रहा है? हमारी FCI, दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। मिनिस्ट्री तो हमने देख ली थी, तो अब एक्ट कौन सा है? फूड कॉर्पोरेशंस एक्ट ऑफ 1964 के तहत इसको एक नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया, एंड इट वाज सेट टू बी द नोडल सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेज, स्टोरेज, देन इंटरस्टेट मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, कि आप उसको सेट डाउन कर रहे हो कि ये हमारी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके बिहाफ पे ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी कि अब जब फूड ग्रेन्स उग गए हैं उसके कटने के बाद तक वहाँ से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कहाँ जब तक सेल नहीं हो जाती तब तक के लिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी FCI की। देन इसके बनने के बाद से लेकर 60 ग्लोरियस ईयर्स जो है पास हो चुके हैं इसके, एंड जो फूड सिक्योरिटी है वो मेजर आजकल के टाइम पे जो टारगेट रहा है उसको अचीव किया जा रहा है, और बेटर कैसे किया जा सके चीज़ों को। तो FCI को इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1965। एक्ट जो था वो 1964 में पास किया गया, 1965 में अब इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इनिशियली जो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल जो थी गवर्नमेंट की तरफ से, दैट वाज 100 करोड़ रुपीज़ एंड इक्विटी 4 करोड़ की थी। तो FCI जो है उसका अब आप कह सकते हो बजट है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑब्वियसली इंक्रीज किया गया, क्योंकि फूड सिक्योरिटी, फूड सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है हमें इवेंचुअली बढ़ानी ही थी, बेटर करनी थी। तो अब रिफॉर्म्स को देख लेते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो बेसिकली इट वॉज एन आर्टिकल जो कि PIB की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था, दैट इज कि फूड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो वो कौन से रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें FCI जो है अब अपडेट कर रहा है, अपडेट कर चुका है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है स्ट्रक्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव, DBT इनिशिएटिव इसको बोला जा रहा है, एंड इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ड्यू टू वन नेशन वन MSP पॉलिसी के अंडर, जिसमें जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं वो डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, जिसमें फार्मर्स के अकाउंट्स में डायरेक्टली पैसा जा रहा है। तो एक मेथड है, आप कह सकते हो एक तरीका है जिससे स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है पेमेंट के प्रोसेस को, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया जा सके। तो DBT इनिशिएटिव है। सेकेंड, डिजिटल प्रोक्योरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट क्या होती है कि फूड ग्रेन को आप प्रोक्योर कैसे करेंगे, बिक तो गया है कि आप उसको लेंगे कैसे अपने अंडर। तो उसी के हिसाब से एक टोटल फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन जो है, जो कि सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री ऑल थ्रू आउट द कंट्री, एक बेटर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कि एक प्रोसेस को ले डाउन किया गया है। उसी प्रोसेस के तहत फार्मर से जितना भी ग्रेन है उसे प्रोक्योर किया जाएगा, फार्मर से जल्दी, ताकि अनाज जो है वो सड़े भी ना और वेस्टेज भी ना हो, लॉस भी कम हो सके। देन मॉडर्नाइज्ड स्टोरेज सोल्यूशन।
एक ट्रेडिशनल हमारे पास होती थी प्लिंथ स्टोरेज, जैसे हमारी जितनी भी स्टोरेज होती थी पहले पुराने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, अब नए नए तरीक़ों से बन रही है, ठीक है। अब स्टील साइलोज जो इसके साथ ही सब्सिक्वेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, 2 पॉइंट्स एक साथ पढ़ने वाले हैं कि दोनों पॉइंट्स में ऐसे है कि जब स्टोरेज फैसिलिटी है वो और भी बेटर हो रही है, ऑब्वियस सी बात है हमारी मार्केट बेटर हो रही है, मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बेटर हो रही है। तो अब FCI को भी लगा कि ये जितना भी हमारा अनाज सड़ जाता था पड़ा पड़ा, उसके लिए भी हम बेटर तरीके से स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इवन इफ रिक्वायर्ड, कुछ कुछ जगहों पे ग्रेन्स की स्टोरेज में भी है, किसी भी चीज़ के लिए उसी हिसाब से यहाँ पर इसको मेंटेन किया जा सके। तो अब रिप्लेस क्या किससे किया जा रहा है, साइंटिफिकली मैनेज स्टोरेज डिपोज एंड साइलोज। तो बल्क स्टोरेज के लिए यहाँ पे फूड ग्रेन्स के लिए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट FCI ने ली है। तो करंटली अगर आप देखें तो साइलोज जो है वो ऑपरेशनल जितने भी हमारे पास हैं उससे भी ज़्यादा आप लगा सकते हो कि 41 साइलोज आर इन डेवलपमेंट और 22.75 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में AI एनेबल्ड वीडियो सर्वेलेंस। तो अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अब पहले सिर्फ ज़बान पे चलती थी या प्रूफ्स पे चलती थी, बट अब CCTV कवरेज भी है, फुटेज भी है, रेगुलरली ली जा रही है। फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, फूड सिक्योरिटी के लिए AI एनेबल्ड वीडियो सर्वेलेंस भी है। एंड FCI ने डिपोर्ट किया है, उसको कर दिया है, इट इज़ अंडर वे टू एनहांस द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वेयर हाउसेज। देन मैकेनाइज्ड हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एट FCI जो है डिपोज वो मैंडेटरी बना दिए गए हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड ये एक रिक्वायरमेंट रह गई है, रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट रह गया है फॉर हैंडलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली अब मैनुअली ये वाला काम कंपलसरी कर दिया है। मैकेनाइज्ड हैंडलिंग जो है वो मशीन्स के थ्रू की जाएगी मैनुअली ही। पहले तो है कि खुद लेबर उठा के रखती होती थी, अब मशीन्स के थ्रू बट विद द हेल्प ऑफ मैनुअल, जो हमारे पास जो मशीन्स है वो तो मैनुअली अब हैंडल की जाएंगी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली इसी हिसाब से जो वेयर हाउसिंग का काम है वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से किया जा रहा है। एंड जो पुराने डिपोज थे उनको अपग्रेड भी किया जा रहा है टू मीट द क्वालिटी। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो अब सिर्फ और सिर्फ 6 डिपोज हैं इंडिया के अंदर जो 2 और 3 स्टार्स में रह गए हैं। अब उनको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा बाकी जितने भी थर्ड पार्टी डिपोज है या जो डिपो असेस किए गए हैं वो सारे रिक्वायरमेंट जो है स्टैंडर्ड की जितनी भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट कर रहे हैं। देन इंटीग्रेटेड डिजिटल रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब इसको नाम से आपको पता लग रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जब से वो अनाज खरीदा गया है इन ट्रांजिट से लेकर जब तक वो बिकेगा, ठीक है, उसके लिए एक डिजिटली इंटीग्रेटेड सिस्टम को जो अब ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ा के रखेगा एंड ट्रैक रखने में हेल्प करेगा उस चीज़ को बनाता है। तो उसके लिए हमारे पास अन्न दर्पण पोर्टल है जहाँ पे अब हमारे पास ऑपरेशन सर्विसेज अक्रॉस ऑल लेवल्स यानी कि डिपो से लेकर उनके बिकने तक जितनी भी है वो सीमलेस तरीके से की जा रही है और ऑनलाइन वो चीज़ साथ के साथ ट्रांसपेरेंटली क्या हो रहा है, अपडेट भी हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ बिक रही है, वो सारी चीज़ें अब एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को बेटर किया जा रहा है। देन सेंट्रल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल एक है, उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट किया गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस procurement operations national wide for the CFPP that is the Central Food Procurement Portal services जो कि एक सिंगल रिलायबल सोर्स है फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट डेटा का अक्रॉस इंडिया। तो इसका बेसिक काम क्या है, इसको सारमा कर लीजिए। CFPP का मेजर काम क्या है कि पहले तो इंटीग्रेटेड सप्लाई मैनेजमेंट था, उसके अंदर तो सप्लाई की बात की जा रही थी। CFPP पोर्टल जो है प्रोक्योरमेंट वाला जो अमाउंट है या प्रोक्योरमेंट में जितना भी हमारे पास डेटा है फार्मर्स के पैसों को लेकर, MSP दी जा रही है नहीं दी जा रही है, पूरे इंडिया में फार्मर्स को क्या रेट किस हिसाब से दिया जा रहा है, वो फेयर रेट जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको फार्मर्स को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली प्रोक्योरमेंट की गवर्नमेंट बोलती है कि एक MSP हमने सेट कर दी है कि वो थ्रू आउट इंडिया यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, कि वो चीज़ भी हो रही है नहीं हो रही है वो इस पोर्टल के ऊपर है, CFPP पोर्टल के थ्रू यहाँ पर देखा जाने को मिल रहा है। देन वेयर हाउस इन्वेंट्री नेटवर्क एंड गवर्निंग सिस्टम विंग्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम सप्लाई की बात की है, यहाँ पे MSP जो हमने बोल दिया कि पूरे कंट्री में सेम तरीके से जा रहा है। देन वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ की बात की जा रही है कि जितनी भी हमारे पास अब साइलोज को रखा जा रहा है, वेयर हाउसिंग सिस्टम है, ठीक है, इन सबको भी आपस में तुम इंटरकनेक्ट करके देखो। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल वही है कि अमेज़ॉन का सपोज कीजिए एक हमारे पास स्टोर हाउस है एट अ प्लेस A एंड उससे 20 किलोमीटर जो है वेयर हाउस हमारे पास एक और है B, ठीक है, और एक ऑर्डर जो आता है वो A वाले वेयर हाउस के पास से आ रहा है किसी C जगह से, बट A में अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो B से तो भेजी जा सकती है ना।
या बी वाला पहले ए को भेजेगा, वो तो लंबा प्रोसेस कर देगा। तो सिमिलर तरीके से क्योंकि अब हमारा सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है, ए और बी आपस में कनेक्टेड है, तो बी से भी आप सी को यहाँ पे सामान भेज सकते हैं। तो सिमिलर तरीके से ऐसा ही है, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब डिजिटलाइजेशन होगी। तो एफसीआई ने भी यही चीज़ की है, टैगिंग की है। अब स्टैकिंग स्पेस के अकॉर्डिंगली कि कितनी जगह किसी के पास है, सपोज कीजिए कि ए के पास जितना भी सामान है तो वो एक्स्ट्रा पड़ रहा है ए के लिए, तो वो बी को उतना सामान भेज के उसके अकॉर्डिंगली पैसे भेज दे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे जुगाड़ लग सकते हैं ऐसे। तो इसी तरीके से स्टैकिंग प्लेसेस को भी आपस में जोड़ा जा रहा है, इन्वेंट्री वेयर हाउसेस को भी आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि जो सामान है, अनाज है, वो एक बेटर तरीके से स्टोर हो सके एंड वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो। देन डिजिटल रिफॉर्म्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो अब हमने पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही किया, फिर हमने पोर्टल पे देखा कि हमें एमएसपी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वेयर हाउसिंग को बेटर किया। अब हमारा ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है, ट्रांजिट वाला सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स की जब बात करते हैं कि उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमारे पास ट्रक्स है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ट्रेन्स हैं जो भी अनाज लेकर जा रहे हैं, सबके ऊपर जीपीएस एनेबल किया गया है। तो जितना भी हमारे पास लॉस होता था यहाँ पर कि बीच में जाके कोई एक्सीडेंटल केस भी हो गया या इन एनी केस कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती थी, वो चीज़ें उससे अगर हुई भी हैं तो उससे हमारा जो वेस्टेज है या जो अनाज है वो कम, आप कह सकते हो कि डैमेज होना कम शुरू हो गया। ठीक है, तो अब एक एफिशिएंट मॉनिटरिंग भी है व्हीकल्स के ऊपर के बीच में जो है वो ब्लैक आप कह सकते हो कि मार्केटिंग वाला काम नहीं हो रहा है। ट्रक एंड रेल मूवमेंट्स को प्रॉपर एंड टू एंड यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। देन डिजिटाइज्ड वर्कफोर्स, क्या वर्कफोर्स है जो लोग बीच में काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि बीच वाला बंदा ही काम खराब करता है, जो काम कर रहा होता है बीच में, है ना, द इनसाइडर पर्सन, है ना, वो चीज़ भी अब यहाँ पे नहीं हो रही है। जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज तो हमारे पास रहती है। तो जो ऑफिसर्स है, ई ऑफिस सिस्टम के थ्रू वहाँ पे अब एक पोर्टल है, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जितने भी हैं, बोथ ओन्ड एंड हायर्ड, दोनों ऑफिसर्स के थ्रू या आप कह सकते हो दोनों ही तरह के एम्प्लॉयज़ के थ्रू वेयर हाउसेज में आप देखेंगे कि वर्कफोर्स के ऊपर को भी या वर्कफोर्स को भी मॉनिटर किया जाता है एंड यूजर्स के थ्रू मॉनिटर किया जाता है कि वर्कफोर्स जो है वो डेटा डालने में भी कोई चीज़ की गलती ना करे। सपोज कीजिए कि बिके हैं 10, ठीक है, और लिख दिए वहाँ पे 12। मॉनिटर अगर आप एंटर कर रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन तो कोई तो कंप्यूटर पे हैंडल करेगा कि 10 का 12 लिख के 2 हम अपने पास रख लेंगे। जैसे भी है ऐसी चीज़ों के ऊपर अवॉइड करने के लिए भी ई ऑफिस सिस्टम को लगाया गया है। देन बिल ट्रैकिंग सिस्टम की जब बात कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली जो हमारे पास पेमेंट प्रोसेस का टाइम होता था पहले कि सरकार ने प्रोक्योर किया है, बिल पास होगा ट्रेजरी से, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो भी डिजिटल तरीके से हो गया। तो पहले जो 23 दिन लगते थे एक पेमेंट को आने में, वो अब 7 से 8 दिन के अंदर आपका काम हो जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी यहाँ पर हो रही है। देन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि इक्विटी को इन्फ्यूज किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब देखा ना कि एफसीआई बनी थी तब 100 करोड़ रुपए थे, ठीक है, अब 100 करोड़ से अब अगर आप बात करें तो अभी के लिए थोड़े टाइम पीरियड के बाद 2024 में ही इक्विटी को आप देखिए यानी कि पैसे को इन्फ्यूज किया गया है सिर्फ इस साल 2024 की बात करिए 10,700 करोड़ को, ताकि वर्किंग कैपिटल जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है वो बेटर हो सके, प्रोसेस को बेटर किया जा सके। तो एफसीआई को दिए गए ये पैसे अब इसी रिफॉर्म्स के लिए। तो यानी कि सरकार भी एक प्रोएक्टिव स्टेप चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी चाहती है कि सारा जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। देन एसेट मोनेटाइजेशन सक्सेस के एफसीआई ने एसेट मोनेटाइजेशन दैट इज अमाउंटिंग टू ₹6088,000 करोड़ अब वो भी बाय द एंड ऑफ 2023-2024 सेव कर लिए हैं। एसेट्स को भी मोनेटाइज किया जा रहा है। एसेट्स की भी तो कुछ कीमत होगी, तो वो एसेट्स जो हैं उन्होंने अब उसकी भी मोनेटाइजेशन करा के देखी तो वो भी डेवलप हो रहे हैं। देन रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट, तो अब इफेक्टिवली अगर आप देखिए कि एफसीआई के थ्रू अगर आप जाते हैं या एफसीआई जब बात कर रही है किसी भी लोन्स की, तो वो लोन्स के रेट भी कम हो जाते हैं एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जा रहा है सब कुछ, तो लोन कॉस्ट जो है वो बेटर हो गया है, कम हो गया है। देन ट्रेजरी ऑपरेशंस जो हैं उनको स्मूथ, सब्सिडी फ्लोज को बेटर रखा जाए क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर इन्वॉल्व है, सब्सिडीज भी होंगी। बेटर फंड यूटिलाइजेशन के लिए एफसीआई ने अचीव किया है रिडक्शन इन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के इंटरेस्ट रेट जो है या बेटर होने की वजह से जो इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है वो भी कम हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर कम हो गए हैं। देन बात करते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में ई फ्रेट ट्रांजैक्शन चार्जेस वेवर, ठीक है, कि वेवर जो दिया जाता था ई फ्रेट ट्रांजैक्शन चार्जेस को, ठीक है, कोई भी अब ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन हो रही है
ठीक है। तो एक लिमिट के बाद आप देखेंगे कि 5 ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल पर्सन को, उसके बाद अगर 5 विड्रॉल एटीएम से कराते हैं तो छठे विड्रॉल पे आपको अमाउंट लगती है, पेनल्टी पड़ती है। ऐसे ही सेम चीज़ जो है वो सरकार के साथ भी हुआ करती थी, बट अब तो पेमेंट से अगर हम देखें तो ऑनलाइन डिजिटलाइज तरीके से हो गई, तो उस केस में एसबीआई ने वेव ऑफ किए हैं ये चार्जेस। ठीक है, इस हिसाब से अब एक परपेचुअल सेविंग की जा रही है एफसीआई के द्वारा, क्योंकि ये वेवर दिया गया एसबीआई के द्वारा ऑन द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स वाया रेकर्स। ठीक है, तो अब इसी तरीके से जो ई फ्रेट कि जितने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जो कि ट्रांजिट के लिए यहाँ पर सामान लेकर जा रहे थे, नॉट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, बट जो चार्जेस ट्रांजिशन या लॉजिस्टिक्स के लिए दिए जा रहे थे ऑनलाइन मोड से, डिजिटल तरीके से, उस पर वेवर दिया गया है। देन इंटरेस्ट रेट में भी रिडक्शन हुई है। अगर आप कैश क्रेडिट लिमिट लेने जा रहे थे तो वो 7.73% था, जो 6.68% पे आ गया एफसीआई के लिए, एंड 8.73 से 7.28% आ गया फॉर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। तो टोटल अगर आप अमाउंट को जोड़कर देखें तो ₹777 करोड़ जो हैं वो बचा लिए गए सरकार के द्वारा, इंक्लूडिंग एफसीआई एंड द स्टेट एजेंसीज जो कि अब लोन देती थी। देन क्वालिटी कंट्रोल रिफॉर्म्स की बात करें तो एआई बेस्ड ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर जो है उसको भी लगाया गया है, मिनिमाइज करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन को, एंड इंश्योर करें ट्रांसपेरेंसी, ताकि जो ग्रेन जो अब अनाज अगर प्रोक्योर हुआ है वो सिमिलर तरीके से ही असेस किया जा रहा है। तो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर उसको लगा दिया गया उसमें, है ना, कि अब एक इक्वल तरीके से उसी एल्गो के थ्रू, एल्गोरिदम जिसको हम बोलते हैं, उसी के थ्रू सिमिलर तरीके से ही जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनको असेस किया जाए। देन मिक्स इंडिकेटर मेथड फॉर रॉ राइस एज डिटर्मिनेशन के एक मिक्स इंडिकेटर मेथड को डेवलप किया गया है, उसका एल्गोरिदम सेट किया गया है ताकि एक्यूरेटली डिटर्मिन की जा सके एज ऑफ अ कस्टम मिल्ड रॉ राइस ड्यूरिंग इट्स एक्सेप्टेंस इन द सेंट्रल पूल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, कि राइस की करेक्ट एज, उसकी क्वालिटी, उसके बेसिस पे यहाँ पर जो है वो टेस्ट की जा सके। एंड 2021 से ये मैंडेटरी कर दिया गया था, एंड इस मेथड को फॉर टेस्टिंग ऑल रॉ राइस स्टॉक सिंस October 1st, 2021। देन डिजिटल इंटीग्रेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल लैब्स। देन क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाती है कि रिजेक्शन रेट को भी आप नोट डाउन करेंगे कि कौन सा सामान कहाँ से आया था, कितना रिजेक्शन रेट है। ठीक है, एंड जो अब सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया गया है कि जितना जहाँ से भी सामान आया उतना एक्सेप्ट हुआ है, कहाँ से आया है, कितना लैब के अकॉर्डिंगली क्या उसका, आप कह सकते हैं चावल की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि जितनी भी हमारे पास एक बासमती राइस है, बासमती राइस के अलावा बाकी जो है बासमती में नॉन बासमती राइस है, उसकी क्या अब हमारे पास जो है कुछ लेवल सेट किए गए हैं ना, क्योंकि अब एआई बेस्ड सिस्टम है, ग्रेन एनालाइजर है, तो उसी के अकॉर्डिंगली कंट्रोल जो हो रही है क्वालिटी वो भी लैब्स के थ्रू इसी हिसाब से होगी, एंड इसी हिसाब से वो इंटीग्रेट करते जाएंगे सैंपल्स को, और उनकी टेस्टिंग की जाती है, रिजेक्शन रेट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो एफसीआई भी इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पे भी ज़्यादा ध्यान रख रही है। इसके अलावा अदर रिफॉर्म्स की बात करें तो नेट स्टोरेज एंड ट्रांजिट लॉसेज जो पहले हुआ करते थे वो भी अब कम हो गए हैं। ठीक है, स्टोरेज के थ्रू अनाज सड़ जाता था, उस चीज़ को भी कम किया गया है। ठीक है, व्हीट एंड राइस का जो नेट स्टोरेज लॉस अगर आप देखें पहले वो रिकॉर्ड किया गया है एट 0.17, एंड 2023-2024 में जो ये नेट गेन है, लॉस के बजाय बल्कि गेन होना शुरू हो गया 0.22% से, ये हमारा जो लॉस है ये अब कम हुआ है। देन ट्रांजिट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉजिस्टिक्स जो हमारे पास यहाँ पे लॉस होता था उसको भी डिक्रीज मिला है फ्रॉम 0.46% जो कि 13-14 में होता था टू जस्ट 0.16% इन 2023-2024। तो हाई सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, थेफ्ट पिलफरेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, एफसीआई ने टैम्पर प्रूफ हाई सिक्योरिटी यहाँ पे केबल के थ्रू सील्स लगाई हैं जो कि IS 17381:2021 ठीक है 2021 के स्टैंडर्ड से हैं, जो कि अब लागू कब हुए, January 1st, 2023 से। और इस इनिशिएटिव से 96% रिडक्शन हुई है इन विद रिस्पेक्ट टू, आप कह सकते हो द लॉसेज विद रिस्पेक्ट टू द थेफ्ट विच यूज्ड टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट या ड्यूरिंग लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। ठीक है, विद एक्सीडिंग 0.5% ट्रांजिट लॉसेज जो है वो हमारे कम हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस, नंबर ऑफ स्टेट जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो पहले से अब ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, 17 हो गई हैं राइस के लिए, 9 हो गई हैं फॉर व्हीट के लिए इन 2023-2024। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो पहले 10 होती थी राइस के लिए एंड 5 होती थी फॉर व्हीट इन 2014। तो यहाँ पे जो अब ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इसमें स्टेट्स में इनिशिएटिव ले रही हैं, बढ़ा रही हैं। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, कि अब सारा
का सारा सिस्टम सेट करके दे दिया है, तो ग्रीवेंस को भी तो सुनना चाहिए, है ना। तो FCI ने लॉन्च किया एक ग्रीवेंस पोर्टल, एक मोबाइल ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, ताकि क्विक रेजोल्यूशन हो सके इश्यूज़ का, जो कि अब राइस मिलर्स के थ्रू को हो रहा है फॉर इम्प्रूविंग रिस्पॉन्सिव एंड सर्विस क्वालिटी। क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये राइस के, क्योंकि राइस एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, बट राइस के केस में ना ये चीज़ें ज़्यादा होती है थोड़ा। आप कह सकते हो कि राइस इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, है ना। तो क्वालिटी का केस जो है वो राइस में रिस्पेक्टिवली अगर आप वीट के साथ कंपेयर करें वो ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से राइस मिलर्स के लिए पर्टिकुलरली ये ग्रीवेंस पोर्टल को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। बहुत डिफरेंट तरह के राइस हैं अगर आप वीट से कंपेयर करें तो, ठीक है। सो इसीलिए ये चीज़ सारे के सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर FCI के द्वारा लिए गए हैं फॉर फूड सिक्योरिटीज़। तो इसमें से मेजरली पॉइंट्स आप उठा सकते हैं। सो नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS, so we have a good news for you. So अभी फ्रेश रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है दिसंबर में। आपका दोबारा से आप कह सकते हो कि पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को यहाँ पर रीलॉन्च किया जाएगा। एक सेपरेट बैच भी आने वाला है इन द कमिंग डेज फॉर पंजाब PCS में, स्पेसिफिकली द पंजाब GK पार्ट, पंजाब GS पार्ट, ठीक है। सो बाय ओन फैकल्टी एंड लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर यू कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप लगाते रहो थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना दिमाग, ठीक है। सो टॉपिक वाइज लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे सिलेबस कवरेज के लिए। पंजाब स्पेसिफिक GK तो मैंने आपको बता ही दिया, रिकॉर्ड हो रही है। देन उसके अलावा फ्रेश लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, बट उसके अलावा जितने भी आपके पास कॉमन सिलेबस रहता है फॉर UPSC वो वाले लेक्चर्स भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। PDFs भी उनकी अवेलेबल है, कंटेंट जो आपको चाहिए वो भी अवेलेबल है। देन करंट अफेयर्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के एंड पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की। इसके अलावा आपके पास GS और CSAT दोनों के यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सो अब जो हमारे पास बेसिकली ये बैच है ये GS का ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट जब हम बात करते हैं तो उसमें CSAT के टेस्ट अलॉन्ग विद सोल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। सो ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹11,000। एंड कोई भी अगर यहाँ पे कूपन कोड वर्किंग रहता है तो उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो 11,000 पे आपको फर्दर और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई और क्वेरी होगी तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-8903-043, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।